नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं अविनाश गहलोत जी, जो राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और जिनके पास समाज कल्याण विभाग है। जैतारण से विधायक अविनाश गहलोत जी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, धन्यवाद। अविनाश जी, आप एक ऐसे युवा नेता हैं जिसने कानून की पढ़ाई की, फिर कारोबार के क्षेत्र में भी गए और उसके बाद में आप राजनीति में आए। आज जब आप जनप्रतिनिधि हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं नेता नहीं हूँ। मैं एक साधारण कार्यकर्ता की तरह काम करता हूँ और मैं मेरी पार्टी को और संगठन को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर के मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ताओं का सम्मान किया है। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि मैं जो कुछ हूँ मैं पार्टी के कारण से हूँ और उन्हीं की बदौलत आज मैं इस पद पर और इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। छात्र जीवन से जहाँ तक देखा जाए, बचपन से लेकर के आज दिन तक मैंने ईमानदारी से, चाहे वो छात्र जीवन की बात करें या उसके बाद में हमारी कॉलेज एजुकेशन की बात करें या उसके बाद में व्यापारी के नाते बात करें और उसके बाद में पॉलिटिक्स में एज ए कार्यकर्ता अगर मेरा इंट्रोड्यूस हुआ है तो मुझे लगता है मैंने कभी पद को मेरे ऊपर हावी होने नहीं दिया। एक साधारण कार्यकर्ता की तरह आज भी मैं इस पद को बड़ा एंजॉय कर रहा हूं कि बड़ा कम अवसर मिलता है अपने को कुछ सामाजिक सरोकार के विषय को लेकर के आगे बढ़ने का। मुझे लगता है ये मुझे मौका मिला तो मैं अच्छे तरीके से उसको निभाने का प्रयास कर रहा हूं। आमतौर पर देखा है युवा नेता जो हैं वो छात्र राजनीति के जरिए सक्रिय राजनीति में आते हैं। आपका वो कौन सा क्षण था जब आपको लगा कि मुझे सार्वजनिक जीवन में जाना चाहिए? देखिए, मैं जब बहुत छोटा था तब जब हम स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल में कहीं न कहीं मन में ये विचार आता था कि जब हमें भी किसी को लीड करना चाहिए, जहां हम लोग खड़े रहें सामने सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग रहे, वहां से हम कोई ऐसी हमारी जो प्रतिभा है उसको हम लोग दिखाएं जहां हजारों या सैकड़ों की संख्या में लोग देखें। धीरे धीरे जब मैं आगे बढ़ता गया तब हमने बहुत से सोशल वर्क में हम लोग आगे बढ़े। फिर 2010 में पहली बार जब मुझे नगर पालिका के चेयरमैन का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, मैंने चुनाव लड़ा। अनफॉर्चुनेटली मैं हार गया, लेकिन 2010 से मैं लगातार सक्रिय राजनीति में कार्यकर्ता के नाते लोगों के बीच में रहा और 2018 में मुझे पहली बार पार्टी ने प्रत्याशी बना करके मेरे ऊपर भरोसा किया। तो पब्लिक ने, क्षेत्र के जो आम मतदाता हैं मेरे जैतारण के, उन्होंने उस भरोसे को कायम रखा और मुझे पहली बार कम उम्र में विधायक बना दिया। मैंने 5 साल ईमानदारी से काम किया, लोगों के बीच में उस जन विश्वास को और अधिक मजबूत किया। तो फिर 5 साल बाद में मुझे पहले से अधिक मतों से जनता ने जिताया। तो ये कहीं न कहीं शुरू से बचपन में एक लीड करने की मुझे मन में महत्वाकांक्षा थी, लीडर बनने की महत्वाकांक्षा थी, लेकिन ये नहीं सोचा था कि राजनीति में एमएलए बनेंगे, उसके बाद मंत्री बनेंगे, ये नहीं सोचा था और ना कभी मैंने सोच के ऐसा प्रयास किया है। मैं मार्केट एसोसिएशन का जैतारण का सेक्रेटरी भी रहा हूँ। मेरी जो कम्युनिटी है उसकी एक रजिस्टर्ड संस्था है, उसका मैं सेक्रेटरी 2 बार रहा हूँ। एक बार हाईएस्ट वोटर्स जीता हूँ, एक बार निर्विरोध में बना हूँ। मैं बहुत अलग अलग संस्थाओं में विभिन्न पदों पर मैं रहा हूँ। तो कहीं न कहीं महत्वाकांक्षा तो थी, लेकिन एमएलए मंत्री बनने की कभी नहीं रही थी, लेकिन ईश्वर के आशीर्वाद से ये भी हासिल हुआ है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जीवन में ईमानदारी से और ट्रांसपेरेंसी के साथ में अगर आप काम करेंगे, कॉन्फिडेंस आपका होना आवश्यक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस और भी आवश्यक है, लेकिन और कॉन्फिडेंस नहीं है। अविनाश जी, आप काफ़ी युवा नेता हैं, आप अपने अर्ली 40s की एज में आप हैं और इस एज में 2 बार लगातार एमएलए होना और अब कैबिनेट मंत्री का जिम्मा मिलना, इस जिम्मेदारी को आप कितना बड़ा मानते हैं? देखिए, मैं सोचता हूं कि केंद्रीय नेतृत्व ने, जहां माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में जब कोई फैसला होता है और उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के मंत्रिमंडल में, इन सबके आशीर्वाद से मुझे कैबिनेट मंत्री के रूप में जिम्मेदारी मिली। मुझे लगा था कि ये जो विभाग है ये बहुत तपस्या के बाद लोगों को मिलता है, क्योंकि यहाँ दीन दुखियों की सेवा का विभाग है, जहाँ मानसिक रूप से जो
मैच्योर नहीं होते हैं बच्चे, वो होते हैं दिव्यांग होते हैं, बहुत ही बैकवर्ड क्लास के, ट्राइबल के हो गए, शेड्यूल कास्ट के हो गए, जो पीड़ित पक्ष हैं, वास्तव में जो समाज की मुख्य धारा में है ही नहीं, समाज की मुख्य धारा से वंचित वर्ग है, उसकी सेवा करने का, उसके कल्याण का ये विभाग, इसीलिए समाज कल्याण विभाग बोलते हैं इसको। मैं सोचता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर का, महात्मा ज्योतिबा फूले जी का, माता सावित्री फूले जी का जो मंत्र रहा है, और इस देश में भैरव सिंह जी शेखावत ने जो एक परिपाटी शुरू की थी, उसको वसुंधरा जी ने आगे बढ़ाया, और आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी उसको तेज गति देने का काम कर रहे हैं। और उस गति में कहीं न कहीं ये विभाग एक सार्थक विभाग के रूप में आगे बढ़ रहा है। आज पूरे देश भर के 1 करोड़ से अधिक के लाभार्थी इस विभाग से जुड़े हैं। मुझे लगता है हर तीसरा परिवार आज की तारीख में इस विभाग से जुड़ा हुआ लाभार्थी है। तो गरीब लोगों की सेवा करने का विभाग है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैं ऐसे किसी दीन दुखियों को सरकार की योजनाओं के माध्यम से, किसी एनजीओ के माध्यम से या किसी प्राइवेट व्यक्ति के माध्यम से उस तक पहुंचता हूं और उनको, उस पीड़ित परिवार को जिसकी आवश्यकता है, वो आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, मुझे लगता है यही सबसे बड़ा मेरे लिए सुकून है, संतुष्टि है। तो मैं मुख्यमंत्री हमारे भजनलाल शर्मा जी का धन्यवाद करता हूं, हमारे नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ताओं को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिसमें मुझे लगता है कि ये विभाग सबसे बड़ा विभाग है। लोगों को आम तौर पर समझ में नहीं आता है कि ये विभाग कितना बड़ा है, लेकिन मैंने पिछले 2 साल में जो काम किया है, निश्चित ही मुझे लगता है कि ये दीन दुखियों की सेवा का विभाग है। तो सियासत के साथ सेवा, आपके पास विभाग वो है। तो अपने आपकी जो सरकार है और आपने जो ये विभाग का कामकाज संभाले, आपको 2 साल होने को आ रहे हैं, तो अपने 2 साल के कामकाज को अगर आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हमारी विभाग में जितनी भी, जैसे मान लें सरकारी स्तर पे बात करें, तो जो पेंडेंसी रहती है, पेंडेंसी हम लोग लगभग 0 के बराबर रखते हैं। फाइलें आती है, फाइलों को तुरंत निस्तारण करते हैं। और इस 2 सालों में कांग्रेस सरकार से के टाइम की पिछले 5 साल की अगर हम लोग बात करें, तो जब करप्शन वाली सरकार थी कांग्रेस के सरकार के समय, उस करप्शन को माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के निर्देशन में हमने उस पर फोकस शुरू किया, किसी प्रकार का करप्शन नहीं रहे। तो 0 टॉलरेंस की जो पॉलिसी है हमारी, उसको हमने इसमें लागू किया और विभाग की अनेक योजनाओं को ट्रांसपेरेंसी के साथ में जनता के बीच में ले जाने का काम किया है। आज विभाग की तरफ से कोई भी स्कीम होती है, इसका डीबीटी होता है, उसमें किसी प्रकार का किसी भी बिचौले की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये 2 सालों में हमने ये कहा है कि सही समय पर डीबीटी का लाभ लोगों तक पहुंच जाए। कांग्रेस सरकार के समय 3-3, 4-4, 5-5 महीने तक पेंशन लोगों को नहीं मिलती थी। पेंशन को बढ़ाने का काम भी हमने किया और आज 1 महीने या 2 महीने की पेंडिंग हमारी रहती है, हम तुरंत ही 1-2 महीने के बाद में पेंशन खाते में लोगों के डाल देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसकी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण से नहीं होती है। आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जब सीकर के किसी एक जगह चाय पीते हैं, वहां एक व्यक्ति को, मुझे लगता है वो जानबूझकर बुलाते हैं मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए, सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए। मुझे लगता है पॉलिटिक्स कॉर्नर से अगर देखें तो वो मुझे लगता है एक सोची समझी प्लानिंग के तहत उन्होंने बुला करके उसको पूछना कि नहीं 2 महीने की नहीं 7 महीने की, जबकि हमने पता किया बैंक मर्जर के कारण से उस खुद व्यक्ति की पेंशन नहीं है। बाकी अक्टूबर तक की पेंशन सभी के खाते में जा चुकी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे, जब 92 लाख के करीब लाभार्थी राजस्थान में पेंशन से जुड़े हुए हो, उसमें से कुछ हजार जो व्यक्ति हैं जिनका डाटा जो है वो कुछ टेक्निकल कारण से अपडेट नहीं होता है, सत्यापन नहीं होता है, उसके कारण से उनकी रहती है। कुछ हजार के कारण से 92 लाख लोगों की पेंशन नहीं जाती, ये कहना मुझे लगता है ठीक नहीं है। तो हमने इसमें पारदर्शिता लाने का काम किया है, सही समय पर उसका लाभ देने का काम किया है और आने वाले समय में हमारा प्रयास रहेगा किसी भी व्यक्ति को कहीं कोई हम लोग पीछे नहीं रखेंगे। दिव्यांग स्कूटी की बात है वो हम लोग देते हैं, मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल की बात है वो हम देते हैं और 200 करोड़ रुपए का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जामडोली में बना रहे, जो राजस्थान का सबसे बड़ा, मुझे लगता है देश का सबसे बड़ा एक सेंटर बनने जा रहा है। तो हम लोग इस विभाग को अच्छे से बहुत ही पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अविनाश जी, ये जो समाज कल्याण विभाग है, आपने बताया 92 लाख बुजुर्गों को पेंशन दी जा रही है। जब सरकारें जो भी जरूरतमंद हैं उनको ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पैसा डालती हैं, तो विपक्ष का ये आरोप रहता है कि ये रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। तो क्या आप
को लगता है, आप सहमत हैं इस बात से? देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस के नेताओं को इस पर मंथन करने की आवश्यकता है कि उनको बोलना क्या है। पिछले 2 साल से कांग्रेस के बड़े नेताओं ने या उनके छुटभैया नेताओं ने सरकार के ऊपर कोई भी किसी तरीके का एलिगेशन नहीं लगा है। मुख्यमंत्री जी ने इतना बेहतरीन काम किया, मैं बताता हूं कि राजस्थान प्रदेश आज 12 अलग अलग विभागों के अंदर बेहतरीन काम, उत्कृष्ट काम करने के लिए नंबर 1 की पोजीशन पर है। उनको राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड मिला है। करप्शन का कोई चार्ज राजस्थान सरकार पे लगा नहीं, मुख्यमंत्री से लेकर के किसी मंत्री के ऊपर। इससे वो बौखलाए हुए हैं। सरकार की योजनाओं का जो इंप्लीमेंटेशन है वो सीधा धरातल पर जा रहा है। राइजिंग राजस्थान का मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मेरी बात को आप लोग कोट करिएगा और कांग्रेस से पूछिए कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के कार्यकाल से पहले भी अलग अलग स्टेटों में अलग अलग समय पे एमओयू हुए राइजिंग राजस्थान के नाम से या इंडस्ट्री लगाने के नाम पे। सक्सेस रेट 5 से 10% के बीच में रही है, 5 सालों किया। लेकिन पहली बार मुख्यमंत्री जी बने, भजनलाल जी राइजिंग राजस्थान पहले साल में किया और अब जब चूंकि 10 दिसंबर को 1 साल पूरा होगा राइजिंग राजस्थान का, 25% के करीब ग्रोथ की ग्राउंडिंग हमने एमओयू की कर दी है ग्राउंड पे। अब आप बताइए 25% अगर पहले साल में हमने करी है तो हमारे पास में इसके बाद भी 3 साल बचेंगे, तो मुझे लगता है 90% तक ग्राउंडिंग एमओयू की हम कर देंगे। 35 लाख करोड़ के एमओयू अगर उसकी 80-90% भी ग्राउंडिंग कर देंगे, ये पूरे देश भर में नंबर 1 की स्थिति में। इससे ये बौखलाए हुए हैं। उनको कोई मतलब लगता नहीं है। जिस फ्री की स्कीम को प्रधानमंत्री मोदी देते हैं उसको ये रेवड़ियां बोलते थे कांग्रेस वाले। नाम बदलने का काम जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये गांधी नेहरू परिवार के इर्द गिर्द कांग्रेस घूमती है, इसलिए इनको तकलीफ है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद, एक प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम उन्होंने सेवा तीर्थ रखा है, राजभवन का नाम गवर्नर हाउस का उन्होंने लोक भवन रखा है। तो ये भारतीय संस्कृति जो कहती है, जो ऋषियों मुनियों की हजारों साल पहले किए, उसको अगर वर्ल्ड वाइड कहीं भी भारत में पुनर्स्थापित करने का काम को करते तो प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में हमारे भजनलाल जी जो हैं उसको लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। आपने नई स्कीम्स की बात की और पुरानी स्कीम्स की बात की। एक अनुजा लोन पोर्टल जो लॉन्च किया है, तो इसका क्या तो कॉन्सेप्ट था और जब इसके लिए आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे थे, किस तरह की चुनौतियां आई और रिजल्ट्स क्या हैं इसके? देखिए, अनुजा निगम में बेसिकली हम लोग एससी कैटेगरी को, एसटी को, ओबीसी को, दिव्यांग को, सफाई कर्मी को, इन 5 कैटेगरी के लोगों को हम लोग लोन देते हैं। हम अनुदान भी देते हैं। पीएम अजय हमारी स्कीम है, उसके माध्यम से हम ऐसे लोगों को जो कारोबार करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, उनको 10,000 से लेकर के 5 लाख तक का लोन देते हैं। वो लोग लें, कारोबार शुरू करें, उसके प्रॉफिट से उसको वापस जमा कराएं, दोबारा से अगले साल वो फिर से लोन लें, फिर चुका। ये एक गरीब लोगों की सहायता का हमारा एक ये कॉरपोरेशन है। दिव्यांगजनों को लेकर के जो सुविधाएं हैं उसको लेकर के ये एक परसेप्शन है कि सुविधाएं काफी कम हैं। क्या आपको ऐसा लगता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो गवर्नमेंट के पास में क्या प्लान है इन चीजों को आगे बढ़ाने? देखिए, दिव्यांग हमारे राजस्थान में लगभग 6 लाख के करीब हैं, अगर नंबर्स ऑफ उनकी बात करें तो। इसमें बिल्डिंग बायलॉज बने हुए हैं राजस्थान में। प्रत्येक जो यूडीएच का है, डीएलबी का है या ग्रामीण विकास पंचायत, जो भी कोई भवन बनता है उसमें बिल्डिंग बायलॉज बना हुआ है। दिव्यांग साथियों के लिए उसमें रैंप होना चाहिए, उसके लिए लिफ्ट की व्यवस्था होनी चाहिए, सीढ़ियां जो है वो आराम उन्मुखी होनी चाहिए ताकि वो आराम से उसको आ जा सके। और हम लोग रोडवेज में भी देखते हैं उनके लिए अलग से रिजर्व सीट होती है। तो बहुत सारे जो उनकी सुविधा के लिए सरकार ने मानक तय कर रखे हैं, उसको और आगे बढ़ाने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें उसमें और सुधार करने की आवश्यकता है कि राजस्थान का हो या देश के किसी भी प्रांत का कोई भी दिव्यांग साथी अगर है, क्योंकि दिव्यांगता पहले 7 प्रकार की काउंट होती थी, लेकिन डॉक्यूमेंटली प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको बढ़ा करके 21 तरह की कर दिया 2016 में। तो उसके बाद में सरकार की योजनाओं का लाभ भी उन 21 तरह की श्रेणी में मिलता है, चाहे वो ब्लाइंड हो, चाहे सुनने की क्षमता उसकी कम हो, मेंटली अगर आदमी कमजोर होता हो, या उसके कहीं भी उसकी 40% डिसेबिलिटी जो रहती है शरीर के किसी भी अंग के नहीं होने के कारण से, उसके ऊपर के व्यक्ति को राजस्थान सरकार डिसेबल मानती है
उनको पेंशन भी मिलती है, उनको नौकरी में आरक्षण की है। अब हमने प्रमोशन में नेशनल लाभ पर देने का 4% का वो भी हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद में हम लोग वो भी कर रहे हैं। तो दिव्यांगों के लिए सरकार ने भजनलाल जी के नेतृत्व अच्छा काम किया। फिर भी हम लोगों को लगता है कि इसमें और सुधार करने की आवश्यकता है, जो हम समय के साथ में करेंगे। अविनाश जी, आप युवा हैं और ख़ासतौर से युवाओं की बात करें तो युवाओं के लिए नौकरी रोजगार होना बहुत बड़ी बात है। तो उससे रिलेटेड जो स्कीम है वो है अनुप्रति कोचिंग स्कीम। इसको लेकर विपक्ष बहुत निशाने साधता रहा है। हालांकि आपकी राज्य सरकार जो है उन्होंने कहा है कि हम इसे जारी भी रख रहे हैं। तो क्या बदलाव इसमें आप करने जा रहे हैं और क्यों? आप क्या आवश्यकता लगी बदलावों की? देखिए, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना सर्वप्रथम हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने राजस्थान में शुरू करी। 2021 में कांग्रेस की सरकार ने इसको पुनः चालू किया और उसको लगातार हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। हमने हमारी सरकार बनने के बाद में इस अनुप्रति कोचिंग योजना में जो कुछ डिफॉल्ट थे या कुछ ऐसी उसमें प्रोविजन थे जिससे राजस्थान के यूथ को, जो नौजवान हैं, जो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी में आना चाहते हैं, उनको निःशुल्क कोचिंग की एक स्कीम है। राजस्थान में 30,000 लोगों के लिए हम लोग कोचिंग कराते हैं। अलग अलग तरह के लगभग दर्जन से बहुत ज़्यादा कोर्सेज है इसमें। यूपीएससी से लेकर के कांस्टेबल तक के इसमें एग्ज़ाम होते हैं। व्यक्ति ऑनलाइन उसको अप्लाई करें। हमने एक जितने रेपुटेड इंस्टीट्यूट हैं, 37 के करीब रेपुटेड इंस्टीट्यूट को हमने इसमें लिया है। उनको सीटें अलॉट होती हैं। स्टूडेंट जो अपनी प्राथमिकता से तय करता है कि हम इस इंस्टीट्यूट में जाएंगे, हम सीधा पैसा इंस्टीट्यूट को देते हैं, वो उनकी कोचिंग कराते हैं। एग्जाम के अंदर अभी हमने उसका सक्सेस रेट भी तय कर दिया है कि सक्सेस रेट के आधार पर हम उसको देंगे। जब 1 साल पूरा हो जाता है तो उसके सक्सेस रेट को हम लोग एग्जामिन करते हैं और जो उस मानक में नहीं आता है उसको डीबार कर देते हैं। तो हमने लगातार उसमें सुधार करने का प्रयास किया है। जो कांग्रेस सरकार के समय कुछ कमियां इसमें रही थी उसको हमने दूर करके एक बहुत अच्छा एक स्कीम अच्छी है उसको और अच्छा बनाने का प्रयास किया ताकि अधिकतम लोगों को उसका लाभ मिले। कांग्रेस सरकार के समय 18 से 19,000 के करीब स्टूडेंट आते थे। 30,000 में से कुछ ऐसे कोर्सेज जिसमें बच्चे आते नहीं हैं, तो उन कोर्सेज को हमने हटाया है। उनकी जगह पर जो बहुत ज़्यादा बच्चे आते हैं उनको हमने लिया है। तो मुझे लगता है कि 30,000 की संख्या को हम लोग पूरा करेंगे और जरूरत महसूस होती है उसको मुख्यमंत्री जी से सलाह लेकर के संख्या को और बढ़ाने का काम करेंगे ताकि अधिक लोगों को राजस्थान में इसका लाभ मिले और वो सरकारी नौकरी में आ सके। अच्छा, ये तो बात हुई पूरे राज्य की। आप कैबिनेट मंत्री होने के साथ साथ जैतारण के विधायक भी हैं और वहां की जनता ने आपको लगातार 2 बार चुन के भेजा है। तो जैतारण को लेकर के, अपने विधानसभा क्षेत्र को लेकर के आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं? देखिए, मुख्य रूप से मैं जहां जिस क्षेत्र से चुन के आता हूं जैतारण है। पहले जिला पाली लगता था, आजकल नया जिला ब्यावर में आ गए हम लोग। ब्यावर जिला का एक बड़ा विधानसभा क्षेत्र है जैतारण। मेरे से पहले भी जो विधायक रहे हैं उन्होंने अपने अपने समय में जो कुछ उनसे बन पड़ा उन्होंने वो किया है। मैं उनकी आलोचना नहीं करता हूं और अगर मेरे से कोई बाद में रहेगा तो वो अपने हिसाब से करेंगे। मुख्य रूप से जैतारण में एक बड़े हॉस्पिटल की आवश्यकता थी। उप जिला चिकित्सालय मुख्यमंत्री ने वो हमें दिया है। 35 करोड़ रुपए का उसका काम चालू है। 101 करोड़ और कुछ और अधिक राशि का 220 केवी का एक बड़ा बिजली घर जो है सब स्टेशन, वो पहले था भी नहीं जैतारण में, क्योंकि बिजली के मामले में, पानी के मामले में और इस तरीके के हॉस्पिटलिटी हो, एजुकेशन हो, इस मामले में आम लोगों का काम पड़ता रहता है। हॉस्पिटलिटी अच्छी हो, उप जिला चिकित्सालय हम बनवा रहे हैं, लोगों को बिजली निर्बाध तरीके से मिले 220 केवी का, उसके अलावा अनेक जीएसएस बन रहे हैं। हम लोग चाहते हैं सड़कों की व्यवस्था ठीक हो, तो अभी तक हमारे 50 से 100 करोड़ के करीब सड़कों के काम जैतारण में चल रहे हैं। सबसे बड़ी जो समस्या, हमारी मेजर समस्या रहती है पानी की। हालांकि जैतारण कस्बा जो है जवाई बांध से जुड़ा हुआ है, लेकिन जवाई बांध में पानी कभी होता है कभी नहीं होता है, लेकिन उसका जो डिस्टेंस है वो 300 किलोमीटर के करीब होता है। जवाई बांध स्टार्टिंग पॉइंट है टेल तक, तो वहां लोगों को दिक्कत देते हैं। लेकिन फिर भी 2 साल में जब मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी बने हैं, उसके बाद में ईश्वर की कृपा रही है कि बारिश अच्छी है, नेचुरल सोर्सेज चालू है। लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि अगर मीठे पानी की व्यवस्था मैं जैतारण में कर दूं तो मुझे लगता है मेरे जीवन का सबसे बड़ा जो संतुष्टि का विषय होगा वो ये पेयजल की व्यवस्था होगी। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से हमने आग्रह किया है कि एक ऐसी व्यवस्था
इस पश्चिमी राजस्थान के लिए लागू हो, जिसमें जेतारण भी जुड़े, हमारी विधानसभा भी हो और अन्य जो है विधानसभा वो भी जुड़े, ताकि लोगों को, आज जमीनें लोगों के पास में, लेकिन मीठा पानी अगर लोगों को मिल जाए तो ये जो माइग्रेट की समस्या होती है कि राजस्थान से बाहर लोगों का जाना बिजनेस के लिए, तो वो एक तो कम हो जाएगी। तो खेल के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में और बहुत सारे ऐसे काम हैं, सरकारी ऑफिस जितने भी नहीं थे वो सब मैंने जेतारण में करवा दिए। कुल मिलाकर के जेतारण में पिछले 5 साल में विपक्ष में रहते भी हमने पूरा प्रयास किया, लड़ झगड़ करके काम करवाए और इस बार सत्ता में रहने के बाद में हमने मुख्यमंत्री जी को निवेदन करके बहुत कुछ हमने लिया। अभी भी 3 साल में बहुत कुछ करने का प्रयास है। तो जेतारण को एक स्मार्ट सिटी के रूप में, स्मार्ट एक विधानसभा के रूप में डेवलप करने के लिए प्रयासरत है, आने वाले समय में करेंगे। आपको लेकर के इसीलिए एक शायद उन्होंने एक राजनीतिक विवाद भी खड़ा किया था जब आपने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दादी कहा था। तो क्या वो सायास था या अनायास था, वो क्या था? देखिए, स्वाभाविक रूप से कोई भी कांग्रेसी ये कह दे इंदिरा गांधी जी सिर्फ कांग्रेस के लिए, हम सब के लिए दादी के बराबर हैं। हमारे आमतौर पर भारतीय संस्कृति में जब कोई 70 साल से ऊपर हो जाता है, 75 साल के ऊपर हो जाता है कोई भी व्यक्ति, आदमी को दादा के बराबर बोलते हैं, फीमेल होती है दादी के बराबर बोलते हैं। लेकिन जब विधानसभा के अंदर कांग्रेस इतना हल्ला मचा रहे थे, जिस इंदिरा गांधी को सम्मान देने की बात वो कर रहे हैं, सबसे पहले उनका सम्मान गिराने का काम तो उन्होंने किया है। तो हमने उनको ये कहा, भाई आपकी दादी जी इंदिरा गांधी के नाम से आपने जो स्कीम बनाई उसमें पैसा तो आपने दिया नहीं, अब उसमें क्या गलत था? क्या राहुल गांधी जी की दादी इंदिरा गांधी नहीं है? कांग्रेसी कह दें कि भाई इंदिरा गांधी जी हमारी दादी नहीं, हम कहते हैं अटल बिहारी जी हमारे दादाजी के बराबर हैं, अडवाणी जी हमारे दादाजी के बराबर हैं, कहो ना, कौन मना करता है? लेकिन उनको इंदिरा गांधी जी से मतलब नहीं था, गांधी नेहरू परिवार की सबसे ज्यादा चापलूसी कौन करेगा, सुर्खियों में कौन आएगा, इसलिए उनका ये जो दाव था ये उल्टा पड़ा। पूरे राजस्थान में 6 दिन तक धरने प्रदर्शन किए, विधानसभा के बाहर आके हंगामा किया। माफी किसको मांगनी पड़ी? विपक्ष को मांगनी पड़ी। जनहित का मुद्दा ये बना नहीं। एक आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर आपको समाज कल्याण विभाग के बजाय अगर कोई दूसरा पोर्टफोलियो चुनना पड़े या उसकी चुनने की आजादी मिले या चुनने का मौका मिले, तो आप कौन सा विभाग लेंगे और क्यों? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि पोर्टफोलियो आपको मिलेगा, कौन सा मिलेगा, आपको मंत्री रखेंगे कि नहीं रखेंगे, ये सब जो अधिकार है ये माननीय मुख्यमंत्री जी का और नेतृत्व का रहता है। पोर्टफोलियो चुनना नहीं चुनना ये हमारा नहीं है, ये मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। और हमारी निष्ठा पार्टी में राजस्थान की जनता के प्रति और सरकार के प्रति है। वो जो मौका देंगे उस मौके को पूरा ईमानदारी से निभाएंगे। आज हमारे पास ये पोर्टफोलियो है, कल कोई और रहे नहीं इसकी भी हमें चिंता नहीं है। मंत्रिपरिषद में हम हैं, कल नहीं रहे तो ये उनका अधिकार है। जो निर्णय पार्टी करेगी, मुख्यमंत्री जो निर्णय करेंगे, नेतृत्व जो निर्णय करेगा, हम उनके साथ हैं। हमसे बातचीत करने के लिए और खास मुलाकात में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय जय राजस्थान। तो खास मुलाकात में आज बस इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए News 18 राजस्थान।